आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, जहाँ से हम लोग ने इस क्लास में हम लोग ने कुछ एमसीक्यूज हम लोग ने लिए हुए हैं। जो एग्जाम्पलर बुक आती है, और ज़्यादातर ये देखा गया है कि रेसनिक के तमाम सवाल यहाँ पर कवर करे हैं एग्जाम्पलर में, और इन सवालों से डायरेक्टली सवाल आपके जेई और नीट में आते रहते हैं। और खास करके अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करे हुए हैं तो आपको हमेशा फायदा होता है। आइए हम लोग देखते हैं पहले सवाल से। ये है टू पॉजिटिव चार्जेस है Q2 एंड Q3। ये Q2 है, ये Q3 है। ये फिक्स्ड अलोंग द y एक्सिस exert a net electric force in the positive x direction on a charge Q1 fixed along the x axis। तो ये Q1 चार्ज देखिए यहाँ पर है, ठीक। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, और ये दोनों फोर्सेस आपके पॉजिटिव फोर्सेस है, क्लियर। तो यहाँ पे जो फोर्स आपका लग रहा है वो आपका किधर लग रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब इस तरफ फोर्स लग रहा है। इफ अ पॉजिटिव चार्ज Q is added at x0, the force on Q1 will be। तो यहाँ पे जो चार्ज है, ऑब्वियसली ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इनके इसके बीच में जो भी फोर्स लगना होता है वो इसी के लॉन्ग लगता है हम लोगों का, ठीक। तो ये हम लोगों का, और चूंकि एक कंपोनेंट इसका इस तरफ लगना है, उसी तरीके से इसका भी एक कंपोनेंट इस तरफ लगना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है इसके ऊपर। तो इसके ऊपर ये लग रहा है, तो उसका मतलब ये चार्ज आपका निगेटिव चार्ज होना चाहिए, क्लियर। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो अगर ये निगेटिव चार्ज है और यहाँ पर आपने एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्यू रखा आपने, तो अब जो इसके ऊपर नेट फोर्स लगेगा ये तो ऑलरेडी लग रहा था, तो इस क्यू की वजह से भी जो फोर्स लगेगा वो भी आपको इस तरफ लगेगा, ठीक है। shall increase along the positive axis, yes। बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। shall decrease along the positive axis, no। shall point along the negative axis, no। shall increase but the direction of changes because of the interaction of Q with Q2 and Q3, yes। Q will interact with Q2 and Q3, but that will not disturb the Q1। ये जो पूरा बनके तैयार होगा Q2 Q3 में जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा। ये अगला सवाल देखते हैं। A point positive charge is brought near an isolated conducting sphere, फिगर 1.2। ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके पास में अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज हम लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेस्ट गिवन बाय, देखिए बेटा, अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज लाए हैं, ठीक, तो ऑब्वियसली ये क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इसलिए कुछ निगेटिव चार्जेस यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक। तो जब निगेटिव चार्जेस यहाँ पे अट्रैक्ट होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इधर खींचाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो यहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन जब इधर आ जाएगा तो इसके बीच में क्या पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेस्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब ये अंदर की तरफ आएगी निगेटिव चार्ज की वजह से, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ, ये बाहर निकल जाएगी, ठीक। तो हमारे सामने ये चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही है। ये वाला देखिए, इसमें यहां पर ज्यादा है फिर इधर निकलती हुई कम हो रही है, ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि जो हम लोग की फील्ड यहाँ पे होनी लगभग वैसी वहां भी होनी। इसमें उल्टा, इसमें तो डायरेक्शन ही उल्टा हो गया है इसका, इसमें भी डायरेक्शन उल्टा हो गया, इसमें डायरेक्शन पूरा उल्टा हो गया, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता है, क्योंकि इस तरफ का डायरेक्शन दिया हुआ है। तो असल में यही दोनों ऑप्शन बच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि दूर हो जा रही है लगातार, इसलिए हम लोग के पास इकलौता आंसर है, क्लियर। ये द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द सरफेस इन फिगर 1.34 इज द लार्जेस्ट।
तो ये क्लोज सरफेस है और सबके अंदर सेम चार्ज है। तो आप लोग को गॉस थ्योरम मालूम है कि जो टोटल फ्लक्स है वो चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है। यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो ही तो हम लोग का टोटल फ्लक्स हम लोग का होता है। गॉस थ्योरम यही तो थी। हम्म। तो सब में बराबर होगा, ऑल द सेम फॉर ऑल द फिगर्स। गॉस तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए आप लोग को। 5 चार्जेस दिए हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 एंड Q5, जो फिक्स है पोजीशन पे लिखा हुआ। As the Gaussian surface, the Gauss law is given by this. Which of the following statement is correct? E on the left hand side. Yes, this is left hand side of the equation. This is right hand side. E on the left hand side of the above equation will have a contribution from Q1, Q5 and Q3. Q1, Q5 and Q3. No, जो भी E है यहाँ पे, जो भी हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं किसी भी जगह पे सरफेस पे कहीं भी इस आइसर पे, ये सबकी वजह से होगा ना। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो यही पे गलत हो गया। बी देखते हैं, E on the left hand side of the above equation will have a contribution from all charges, while Q on the right hand side, ये वाला Q will have a contribution from Q2 and Q4 only, enclosed charge। गॉसियन थ्योरम यही है कि टोटल फ्लक्स जो है वो इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है। तो इनक्लोज चार्ज तो हम लोग का Q2 और Q4 ही है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अपॉन एप्सिलॉन जीरो, तो बी तो हम लोग का ठीक होगा ही होगा। Figure 1.5 shows the electric field line in which the electric dipole P is placed as shown. Which of the following statement is correct? ये बेटा फील्ड लाइन देखिए दिखाई आ रही है। जो फिगर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। फिगर को हमेशा ध्यान से अगर आप देखेंगे एग्जाम में भी कई बार, तो फिगर आके बहुत सारी चीजें सॉल्व होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फील्ड लाइन पास पास है, यहाँ पे फील्ड लाइन दूर दूर। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। फील्ड लाइन ज्यादा पास पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है माइनस क्यू पे, जो फोर्स लग रहा है माइनस ई इंटू क्यू लग रहा है, E1 इंटू क्यू लग रहा है। और यहां पे जो लग रहा है वो E2 इंटू क्यू लग रहा है। और E1 इंटू क्यू हम लोग का बड़ा है क्योंकि E1 बड़ा है। E1 इज लार्जर, E1 इज ग्रेटर देन E2। तो ये वाला फोर्स बड़ा है, तो यही वाला फोर्स डायरेक्शन डिसाइड करेगा। तो ये माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर लगी हुई है, माइनस वाला चार्ज जो है वो इस तरफ फोर्स लगेगा। फील्ड लाइन की जस्ट अगेंस्ट हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड लाइन इस तरफ भाग रही है। तो जो निगेटिव चार्ज है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो अगेंस्ट द फील्ड लाइन लगेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ लगेगा। ठीक, तो इस तरफ फोर्स लगेगा। कोई ऑप्शन है? द डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, नो। द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स अपवर्ड। अपवर्ड से कोई मतलब ही नहीं, फोर्स टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट, ये डायरेक्शन लेफ्ट है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाए। बेटा हम देखें चारों ऑप्शन पढ़ रहे हैं, एक पे श्योर होते हैं, उसके बाद भी चारों पढ़ने से कोई नुकसान नहीं हो जा रहा है। एक दो सेकंड, एक दो का अंतर नहीं पड़ता है। आराम से पेपर करिएगा, पेपर चल ही रहे हैं आप लोगों के, एकदम कॉन्सेप्चुअल इजी सवाल आ रहे हैं, मुश्किल नहीं आ रहे हैं। A point charge plus Q is placed at a distance d from an isolated conducting plane. The field at point on the other side of the plane is. A point charge plus Q is placed at a distance d from an isolated conducting plane. एक अलग से एक प्लेन है, पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ है, द फील्ड एट अ पॉइंट P ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन। ये प्लेन है, ये पॉइंट चार्ज Q रखा है, इस तरह पूछा है द फील्ड एट पॉइंट P ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन। तो यहाँ पे प्लस क्यू रखा है, तो अगर यहाँ पे प्लस क्यू रखा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो निगेटिव जब इधर अट्रैक्ट करेगा तो इधर इस साइड से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा।
और अब इधर जो भी चार्जर हम लोग रखा हुआ है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से जैसे ज्यादा होगी, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, ठीक, इस तरफ डायरेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट टुवर्ड्स द प्लेन, नो, directed readily to away from the point charge, directed readily towards the point charge, directed perpendicular to the plane and away from the plane, ठीक, perpendicular to the plane and away from the plane, इसी तरफ हो रहा। A hemisphere is uniformly charged positively. The electric field at a point on a diameter away from the center. A hemisphere is uniformly charged positively. The electric field at a point on a diameter away from the center is directed। देखें हेमिस्फीयर आपका ऐसे करके तैयार हो, ये आपका हेमिस्फीयर है, हम लोग मान लेते हैं। डायमीटर के अलावा पूछा, ये हम लोग सेंटर मान लेते हैं, तो यहां पर ही हम लोग का हो सकता है, और तो कोई रास्ता है नहीं हमारे पास। जो प्लेन है उसी के परपेंडिकुलर किसी भी डायमीटर के ऊपर होना, तो इधर हम लोग ने मान लिया यहां पर है। The electric field at a point on a diameter away from the center is directed perpendicular to the diameter, parallel to the diameter, at an angle tilted towards the diameter, at an angle tilted away from the diameter। देखिए वो जो सरफेस एरिया है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो सब कैंसिल आउट आपकी हो जा रही है, और यहीं पे होना है तो वो सब कैंसिल आउट आपकी हो जा रही है, तो सिर्फ उससे जो वर्टिकल कंपोनेंट है सिर्फ वही आपका बच रहा है। क्लियर, बस वही वाला आपका बच जाएगा वर्टिकल, तो वो कौन सा ऑप्शन होगा, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर कि पैरेलल टू द डायमीटर, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, कोई दिक्कत तो नहीं। E dot ds is equal to 0 over a surface, then ये बेटा अब ये हम लोग के शुरू हो रहे हैं यहाँ से मल्टीपल चॉइस अस्ती बता रहे हैं, तो यहाँ से मल्टीपल चॉइस है, तो एक से ज्यादा आपके आंसर्स आपके सही हो सकते हैं। इफ E dot ds बराबर 0, ये गॉस लॉ है, तो चार्ज इनक्लोज इज 0, ये इधर टोटल फ्लक्स ओवर सरफेस, देन electric field inside the surface and on it is 0, obviously 0, yes, सही बात। electric field inside the surface is necessarily uniform। हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जब इनसाइड में कोई चार्ज नहीं रहेगा ना, चार्ज इनक्लोज इज 0, तो सरफेस एरिया 0 हो नहीं सकती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही 0 होना पड़ेगा। यूनिफॉर्म से मतलब नहीं है। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन इंटर्निंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लीविंग इट, तभी तो ये 0 आपका आ रहा है, ठीक, टोटल फ्लक्स इज 0, तो फ्लक्स कितना, तो जो फ्लक्स लाइन अंदर आ रही है वो बराबर होनी चाहिए जो बाहर निकल रही है। एक तो ये आपका सही हो गया, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट इज 0। अच्छा, अंदर तो हो जाएगी लेकिन सरफेस के ऊपर तो मामला दूसरे ढंग से भी आ सकता है, ठीक, तो ये सरफेस वाला पहला ऑप्शन तो आपका गलत ही हो गया है, दूसरा भी गलत हो गया। The number of flux line interning the surface must be equal to the number of flux line leaving it, या तो सही, इसकी बात उन्होंने भी करी थी। All charges must necessarily be outside the surface, yes, ठीक, इंटरनल तो कुल मिला के 0 है, तभी तो ये हम लोग का 0 आ रहा है, और बाहर के चार्जेस की वजह से सरफेस पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ क्रिएट हो रही है, इसकी वजह से जो पहला वाला हम लोगों का आंसर जो है वो गलत हो जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट
तो सरफेस के ऊपर बाहर वाले चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जा रही है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज ऑलवेज continuous if there is no charge at that point, discontinuous only if there is a negative charge at that point, discontinuous if there is a charge at that point. तो डिसकॉन्टिन्यूअस तभी होगी जबकि वहां पे कोई एक चार्ज आ जाएगा, अदरवाइज तो वो जो प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो सब चलती रहेंगी। ठीक है, तो ये जो डी तो आपका सही है ही। अच्छा, और कोई चार्ज नहीं हो तो कॉन्टिन्यूअस रहेगी। कोई चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे पूरी आगे चलती रहती है, कोई कोई मतलब ही नहीं रहता। तो आपको बी और डी, ठीक है। इफ देयर वर ओनली वन टाइप ऑफ चार्जेस इन द यूनिवर्स, तो क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, गॉस लॉ वैसे ही बनी रहती। गॉस लॉ से क्या फर्क पड़ता? हाँ, if the charge is outside the surface, yes, ये भी गॉस लॉ है। इफ द चार्ज इज आउटसाइड द सरफेस, इंटरनल अगर जीरो है तो वो भी जीरो। ठीक है, ये डिफाइन हो ही जाएगा, इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो ऑन एनी सरफेस। ये दोनों गलत है। कंसीडर अ रीजन inside consider a region inside where there are various types of charges but the total charge is zero at point outside the region. तो इंटरनल टोटल पॉइंट टोटल चार्ज इज जीरो, तो इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज अंदर है। चार्जेस कुल मिला के चार्जेस जीरो, तो कोई डाइपोल जैसी पोजीशन बन के तैयार हो रही है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव वाले एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा, नेगेटिव वाले एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा। तो बेसिकली अंदर आपका छोटा सा डाइपोल आपका बन जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेसेसरली जीरो? नो। सरफेस पे तो वही सतह भी हम लोगों ने बात किया था, जो आउटसाइड चार्जेस उनकी वजह से। ठीक, टोटल फ्लक्स जीरो होना, तो जितनी फ्लक्स लाइन आ रही होगी उतनी फ्लक्स बाहर जा रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द डाइपोल मूवमेंट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। The dominant electric field is proportional to 1 by r cube for larger r, where r is the distance from origin in this region. जब डाइपोल बन गया है तो 1/r³ के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा होगा मैग्नीट्यूड। The work done to move a charge particle along a closed path away from the region will be zero. अगर जो पोटेंशियल है, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, अगर देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो वर्क डन जीरो होगा। तो अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो जो भी पोटेंशियल अंदर है वो सेम बना हुआ। क्लियर? अंदर पोटेंशियल है बट दैट्स अ कांस्टेंट। ठीक है, तो वर्क डन भी आपको जीरो होगा। Refer to the arrangement of charges in figure 1.6 and a Gaussian surface of radius r with q at the center, then this चार ऑप्शन है। ये फिगर दिया हुआ है, ये q है, ये r/2 है, ये -2q है, ये 5q है, ये गॉसियन सरफेस ये दिया हुआ है। टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज, अंदर कितना चार्ज है? q है, -2q है, तो टोटल चार्ज कितना है? ये -q हो गया टोटल चार्ज, q और -2 के जोड़ करके, तो -q/ε0 हो गया। फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो फील्ड कितनी हम लोग की होगी? ई डॉट, ये स्फीयर है तो हर जगह पे स्फीयर में फील्ड बराबर होगी, तो ई डॉट एस इज इक्वल टू -q/ε0। ये वाला एस हम लोग के नीचे आ जाएगा, तो ई बराबर -q और ये 4πr² हो गया इंटू ε0। क्लियर? Plus through the surface of the sphere due to 5q is 0. Plus through the surface of the sphere due to 5q is 0, yes.
5 की वजह से ये भी कोई अंतर तो मतलब इसकी वजह से टोटल फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ इनसाइड वाले से फर्क पड़ रहा है। प्लस थ्रू द, हाँ क्या हुआ, क्या कह रहे हो? प्लस टू द सरफेस ऑफ स्फीयर ड्यू टू 5q इज 0। 5q की वजह से प्लस, जो 5q देखिए बाहर की तरफ है, तो फ्लक्स में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग की होगी ही होगी 5q की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे अगर होगी तो कुछ सरफेस एरिया भी होगी। टोटल फ्लक्स पे जो है वो सिर्फ इंटरनल की वजह से कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, लेकिन बाहर वाले की वजह से क्या है, प्लस टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर ड्यू टू, लेकिन ओवरऑल तो जीरो ही होगा, हो जाएगा ना 5q की वजह से टोटल फ्लक्स। हाँ हाँ तो ठीक तो है, टोटल फ्लक्स टू द सरफेस ऑफ द जीरो, ठीक तो है। फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर ड्यू टू -2q इज द सेम एवरीवेयर। फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर ड्यू टू -2q इज द सेम एवरीवेयर, नो, हर जगह से डिस्टेंसेस -2 की वजह से अलग अलग है, तो फील्ड अलग अलग होगी क्योंकि दूरियां अलग अलग हो जा रही है। हम्म, रुक जाइए, ए क्यों नहीं होगा? अच्छा हाँ, अच्छा ए बी सी तीनों। ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग का है। एक पॉजिटिव चार्ज q is uniformly distributed along a circular ring or radius r. A small test charge q is placed at the center of the ring. Then, if q is greater than 0 and is displaced away from the center in the plane of the ring, it will be pushed back toward the center. देखिए ये q है कि जरा सा अगर ये हटता है, ठीक, तो जरा सा हटता है, और ये कौन सा चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, तो ये इधर ये रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, तो ये जो ये जो इधर का पॉजिटिव चार्ज है वो इधर इसको इस तरफ रिपेल करेगा जितना आया था, और जो इधर वाला है वो इधर की तरफ इसको रिपेल करेगा, लेकिन ये वाला फोर्स कम होगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई है, तो जिस तरफ डिस्टेंस कम हुई थी वो वापस उसको ओरिजिनल पोजीशन की तरफ पहुंचा देगा। If q is greater than 0, it will be pushed back toward the center. If q is less than 0 and is displaced away from the center in the plane of the ring, it will never return to the center and will continue moving till it hits the ring. और अगर ये अगर पॉजिटिव चार्ज अगर इधर आ गया, सॉरी अगर निगेटिव चार्ज अगर आ गया हल्का सा, इधर ये हिल गया, अगर ये निगेटिव है, ठीक, तो ये इस तरफ ये ज्यादा ही अट्रैक्ट होगा क्योंकि फोर्स बढ़ रहा होगा, और इधर की तरफ फोर्स कम लग रहा होगा, तो इधर की तरफ जो फोर्स ज्यादा लग रहा है तो उधर की तरफ मूव कर रहा है, तो जितना मूव करता जा रहा है उधर की तरफ फोर्स उतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और इधर की तरफ का फोर्स उतना कम होता जा रहा है, तो ये धीरे ये सीधे ये कॉर्नर तक पहुंच जाएगा अगर ये निगेटिव चार्ज है तो, ठीक। तो पहला वाला तो ठीक था लेकिन दूसरा वाला गलत है। इट विल नेवर, नहीं नहीं, हाँ दूसरा भी सही है, इट विल नेवर रिटर्न टू द सेंटर ना। हाँ, see, if q is less than 0, it will perform simple harmonic motion for a small displacement along the axis. No, अगर एक बार अगर निगेटिव होता, एक बार हट जाता, तो अभी हम लोग ने देखा कि ये बॉर्डर तक पहुंच जाता है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता है निगेटिव के, तो 100% सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता। क्लियर? क्योंकि तब जैसे ही हम आप उसको हटाते, वो सेंटर पे आने की उसकी टेंडेंसी होती, वो सेंटर की तरफ आता, मोमेंटम की वजह से आगे निकलता और फिर सेंटर की तरफ आ जाता, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आपका आपका स्टार्ट हो जाता। तो ये तो नहीं हो, ये ऑप्शन तो नहीं है। फोर्थ है, क्यू एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम विद इन द प्लेन फॉर द रिंग फॉर क्यू इज ग्रेटर देन 0, नहीं, फिर पढ़ा हम लोगों ने, अगर Q इज ग्रेटर देन 0 है तब तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, वो लगातार अपनी पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन के थ्रू। क्लियर? चलिए, गुड लक। अब हम लोग
अब अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे हम लोग। अच्छा, अभी इसके अभी और भी क्वेश्चन है। ओके ओके, अभी उन्होंने एमसीक्यू किया हुआ है, तो लेकिन इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी है एग्जाम्पलर के। अगले क्लास में पहले हम लोग वो वाले न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर। ठीक, अच्छा, एक बात और भी आप लोग से करनी थी कि कुछ आंसर्स में, जो एग्जाम्पलर में कुछ आंसर्स में जो पीछे दिए हुए हैं, उसमें वो कुछ मेरी समस्या गलत है कि लॉजिकल प्रूफ, लॉजिकली वो सही नहीं आ रहे हैं। तो आप अपना भी दिमाग लगा लीजिएगा, हमको जो बातें हमको लॉजिकली राइट लग रही हैं हम उस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और एनसीईआरटी में आंसर अक्सर गलत हुआ करते रहे हैं, खास करके वो बुक्स जो कि लगातार रिवाइज नहीं हो रही, तो एग्जाम्पलर रिवाइज नहीं होती है। ये जो पुरानी एक बार लिख दी गई थी वही लिखती चली आ रही है, तो काफी सवाल इसमें गलत आपको मिलेंगे।